हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ जीव विज्ञान विषय के साथ। कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए जीव विज्ञान विषय आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है श्वसन। श्वसन जो है ये क्या है? देखिए, प्रत्येक प्राणी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सजीव हो अथवा निर्जीव को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ही ऊर्जा खत्म होती है, पेट्रोल खत्म होता है, गाड़ी बंद हो जाती है, गैस खत्म होता है, चूल्हा जलना बंद हो जाता है। तो सजीव प्राणियों को जो ऊर्जा मिलती है वो हमने इसके पहले पढ़ाया था आपको पोषण के विषय में, पाचन के विषय में, पाचन तंत्र के विषय में। वो किससे मिलती है ऊर्जा? भोजन से। भोजन से डायरेक्ट ऊर्जा सीधे सीधे तो बन नहीं जाती है। आपको हमने उसमें भी बताया था कि भोजन का जो है पाचन होता है, पाचन के बाद उसका स्वांगीकरण होता है, मीन्स वो जीव द्रव्य में विलीन होता है। फिर भी उस वक्त तक ऊर्जा नहीं बनती है जब तक ये श्वसन नहीं होता है। श्वसन क्रिया अगर किसी कारणवश दिक्कत में आती है, अब देखिए इस समय जो कोविड-19 चल रहा है उसमें श्वसन में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो सारी क्रियाएं जो है फेल होने लगती हैं। तो श्वसन के द्वारा जो हमारा ये पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन से उसका दहन होता है। इसकी तुलना हम दहन से भी कर सकते हैं, श्वसन की तुलना। बस केवल अंतर ये होता है कि दहन में पूरी ऊर्जा एक साथ निकल जाती है, ऊष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में, और एकदम राख बच जाता है। जैसे हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो राख हो जाता है, एकदम जलकर खाक हो जाता है। उसमें कोई ऊर्जा हम रख नहीं पाते हैं, कोई वो ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। लेकिन ये जो श्वसन है इसमें ऐसा नहीं होता है। यह क्रिया आपके कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो अंगक होता है उसमें होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक बाह्य श्वसन और दूसरा आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। जिस चीज को हम श्वसन समझते हैं साधारण भाषा में, हमने नाक से सांस लिया और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया, हम सोचते हैं श्वसन क्रिया पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता है। एक ये बाह्य श्वसन होता है जो त्वचा, गलफड़े या फेफड़े द्वारा होता है। दूसरा होता है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, अब सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस श्वसन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो श्वसन क्रिया में आपको बता दें, नासाद्वार, ये हमारे शरीर के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर एक बाहरी अंग बना हुआ है जिसको हम नाक कहते हैं। नाक में दो छिद्र होते हैं जिसको हम नासाद्वार कहते हैं। दूसरा होता है नासा गुहा। नासा गुहा, इसके अंदर जो है नासा गुहा होती है जो कि ग्रसनी तक जाती है। और ग्रसनी के बाद फिर श्वास नली होती है गले के अंदर। हमने पाचन तंत्र पढ़ाते समय भी बताया था। एक आहार नली होती है, उसके साथ साथ एक श्वसन नली भी होती है। वो श्वसन नली आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है जिसको श्वसनिका या श्वसनी कहते हैं। और ये दो फेफड़ों में चली जाती है, जिसको कि आपने देखा होगा जब आप सांस लेते हैं तो आपका सीना फूलता है, और जब अंदर लेते हैं और जब आप छोड़ते हैं तो पिचकता है। तो ये जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसको कि हम फेफड़े कहते हैं और फुफ या फुफ्फुस कहते हैं, ये श्वसन में के अंग होते हैं। ठीक, अब ये हम बाह्य श्वसन पे आते हैं। बाह्य श्वसन त्वचा, जैसे कि आपने मेढक को देखा होगा। मेढक जो है जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो वो त्वचा द्वारा भी सांस लेता है। मछली गलफड़े द्वारा सांस लेती है, ये फेफड़े द्वारा भी सांस लेता है, पर पानी में अलग क्रिया होती है और जमीन पर अलग क्रिया होती है। मछली गलफड़े द्वारा सांस लेती है। इसी तरह से जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं या अन्य जीव हैं, वो फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, और आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये जो बाह्य श्वसन होता है इसको कई भागों में डिवाइड करते हैं। श्वासोच्छ्वास, इसमें कई भाग होते हैं। बाह्य श्वसन में श्वासोच्छ्वास मतलब कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से बाहर भेजना, ये श्वासोच्छ्वास। फिर गैस विनिमय। गैस विनिमय क्या होता है? अब देखिए, श्वासोच्छ्वास के द्वारा हम
सांस लेते हैं, मतलब बाहर की ऑक्सीजन को अपने फेफड़े तक पहुंचाते हैं, और जो कि आपको अभी अभी हमने बताया कि नासाद्वार द्वारा ये नासिका गुहा में जाती है और फिर ग्रसनी के द्वारा ये फेफड़ों में चली जाती है, श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में चली जाती है। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, अभी आगे बताएंगे हम कैसे आता है, वो फेफड़ों द्वारा फिर वापस बाहर निकल दिया जाता है। तो जो हम सांस लेते हैं इसको निःश्वसन कहते हैं, और जो छोड़ते हैं उसको निःश्वसन कहते हैं। तो ये हो गया आपका श्वासोच्छ्वास। और ये गैसीय विनिमय क्या होता है, जब फेफड़े के अंदर वायु जाती है तो फेफड़े के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, जिसको गैसीय विनिमय कहते हैं। O2 का परिवहन, जो हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वह उसका परिवहन होता है जब वो सभी अंगों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, भोजन तो आपने कर लिया, अब भोजन अगर करने के बाद वो सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जैसे वृक्ष में पत्तियों में खाना बनता है, तो क्या मम्मी किचन में खाना बनाती है, अब किचन में खाना बना के ताला बंद कर दे तो क्या होगा, किसी के पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह पत्तियों में जो खाना बनता है वो वृक्ष के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे वो ऊंचाई पर हो, चाहे वो जमीन के अंदर हो। तो इसी तरह से ये जो O2 का परिवहन होता है, ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है ये मैं आगे बताती हूँ। और इसके बाद CO2 का परिवहन होता है, मतलब जो सारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, वह फिर से फेफड़े में पहुंचा दी जाती है, जो हम निःश्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये होता है आपका बाह्य श्वसन के अंतर्गत। ये 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 स्टेप्स ये होते हैं जो श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं और बाह्य श्वसन कहलाते हैं। इसके बाद आंतरिक श्वसन की बारी आती है। आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि आंतरिक श्वसन में ऑक्सी श्वसन इसको कहते हैं। ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन ये ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन करता है। ये जो भोजन के उपरांत जो ग्लूकोज के अणु बनते हैं उसका पूर्ण विखंडन करता है, माने पूरी तरह से उसको जटिल से सरल अणुओं में बदल देता है। इस क्रिया को हम आंतरिक श्वसन के अंतर्गत लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे आ जाइए फिर से, यहाँ पे देखिए C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज क्या है, जो कि भोजन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, कोशिकाओं में पहुंचाया गया, कोशिका द्रव्य में या जीव द्रव्य में पहुंचाया गया। C6H12O6 इसको ग्लूकोज कहते हैं। ये जो ऑक्सीजन गया कैसे गया ये हम अभी बाद में बताते हैं। 6O2 ऑक्सीजन जो गया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, क्या बनता है 6CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं। इसी तरह से 6H2O मतलब 6 अणु जल के बनते हैं और 623 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में 623 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ऑक्सीश्वसन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। अभी हम बताते हैं कि ऑक्सी और अनऑक्सीश्वसन भी 2 प्रकार से होते हैं। तो इस तरह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, इसमें इस ग्लूकोज के अणु का देखिए पूर्ण विखंडन हो गया। क्या हुआ, पूर्ण ये जो जटिल अणु था ये सरल अणुओं में विभाजित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई। ठीक, अब आ जाइए अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत। अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत जो ये अणु होता है ग्लूकोज का, ये पूर्ण इसका विघटन नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। एथिल अल्कोहल जैसे आपने सुना होगा ना, फर्मेंटेशन होता है। ये जब मम्मी लोग या गांव में लोग सिरका वगैरह बनाते हैं या शराब वगैरह बनाते हैं तो एथिल अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक, और इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई, इसमें केवल 21 मतलब 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें देखिए अंतर भी आता है, ऑक्सीश्वसन अनाक्सीश्वसन में अंतर भी आता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है, इसमें देखिए 6CO2 है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा होती है। ठीक, और एथिल अल्कोहल बन जाता है और यहाँ पर आपका 21 किलो कैलोरी केवल ऊर्जा मुक्त होती है। थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाए अगर नीचे,
देखिए अपन, तो ये आंतरिक शोषण में ये जो आंतरिक शोषण होता है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस और दूसरा ये है आपका ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत पायरुविक अम्ल बनता है। सबसे पहले क्या होता है, पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल के बाद जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो ये इसका पूर्ण दहन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। देखिएगा कि ये जब पायरुविक अम्ल में O2 की अगर उपस्थित रहती, O2 अगर उपस्थित है तो CO2 H2O और ऊर्जा मुक्त होती है, उसका पूर्ण विघटन होता है जैसा कि अभी हमने बताया। और यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है जैसा कि अनाक्षी शोषण में हमने बताया तो उसमें एथिल अल्कोहल, पायरुविक अम्ल के बाद एथिल अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक, बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद आपको एक चीज और बतानी है, वो है पौधों में शोषण। पौधों में शोषण किस प्रकार होता है? पौधों में शोषण जो है, पौधों की पत्तियों में रंध्र होता है। रंध्र मतलब स्टोमेटा इंग्लिश में उसको बोलते हैं। वो सेम के बीज के आकार के सेम के बीज के आकार के होते हैं जो इस तरह से बंद होते और खुलते रहते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आता है। आपको मालूम है कि पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। लेकिन जिस वक्त प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, मीन्स रात के वक्त, उस वक्त ये जो पेड़ पौधे हैं ये रंध्रों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक, तो ये रंध्र के द्वारा इनकी क्रिया होती है। और इसीलिए आपको मालूम होगा कि पहले जो हमारे दादा परदादा लोग थे, पहले जो डरा देते थे, देखो पेड़ के नीचे नहीं सोना रात में, नहीं तो भूत आता है, उस पे प्रेत रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता था। वो लोग भी बहुत ही देखिए बुद्धिमान थे, अनपढ़ जरूर रहे होंगे लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें ये पता था कि इसके नीचे सोने से दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पेड़ के नीचे रात्रि में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे रंध्रों के द्वारा विसरण विधि द्वारा ये ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना करते हैं, मतलब कि विसरण द्वारा इनका श्वसन क्रिया संपूर्ण होता है। अब बात आती है मानव में श्वसन। मानव में श्वसन कैसे होता है? मानव में तो आपको मालूम है कि ऑक्सीशोषण होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं मिला तो आदमी मर सकता है। जैसे जरा सा भी पानी में कोई डूबा या कोई ऐसी गैस, आपने सुना होगा अभी अभी देखिए गैस छूटी थी आपके वहां पे, तो कोई भी अगर दूसरी गैस छूट जाती है ऑक्सीजन के अलावा तो व्यक्ति बेहोश होने लगता है। या कहीं ऐसी बंद जगह पे आप चले जाइए जहां बहुत ज्यादा लोग हैं तो हमें सफोकेशन होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि मछलियों मरने लगती हैं जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पानी बहुत प्रदूषित हो जाता है, तो जल जंतु भी मरने लगते हैं। इसलिए नदियों की स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये जल में घुलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में घुलनशील होती है, इसलिए ये जो जीव जंतु हैं ये जल के अंदर भी जीवित रहते हैं और ऑक्सीजन उन्हीं से जल के द्वारा ही लेते हैं। अब आ गया मानव। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की बात है, अभी हमने बताया था कि अनाक्षी ये जो दहन होता है, दहन में संपूर्ण ऊर्जा एक साथ समाप्त हो जाती है और राख बच जाता है, क्योंकि सारा चीज एकदम जल के खाक हो जाता है और केवल राख बच जाती है और उष्मा के रूप में, वह प्रकाश के रूप में पूरी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो हम श्वसन करते हैं ये हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन जो है पहुंचता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, अभी अभी हमने आपको बताया 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, अभी आपको हमने बताया था। तो वो जो ऊर्जा होती है वो एक साथ समाप्त नहीं होती है। जब हम बहुत ज्यादा कार्य कर रहे होते हैं, मीन्स शारीरिक परिश्रम करते रहते हैं, मानसिक परिश्रम करते रहते हैं, तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन जब हम आराम करते हैं तो कम ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उस ऊर्जा को हमारी कोशिकाएं
संचित करके रखती हैं एटीपी के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं, एटीपी के रूप में कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा को हम संचित करके रख लेते हैं, जिसको ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से सुन लीजिए, इसका पूछता है 2 नंबर के प्रश्न में एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत ज्यादा जल्दी मत करिएगा, इसको हमने जो है कि उतारने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हमने इसको आपके फोटो डाल दिया है उस पे, आपके लिखित कार्य में मैंने सारा डाल दिया है। तो एटीपी का मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा का सिक्का और कभी कभी मुद्रा शिक्षा ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। इसको प्रश्न में ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा मीन्स यही सिक्का। तो इसका उपयोग हम जैव रासायनिक क्रिया में करते हैं। ये जो एटीपी के रूप में हम ऊर्जा के सिक्के रखते हैं, तो सिक्के मतलब ये आपके ऐसे सिक्के नहीं होते हैं, वो उसका नाम इसलिए ऊर्जा का सिक्का है क्योंकि वह हमें वक्त पे, जैसे पैसा आपका जो जुटा के आप रखते हैं कभी वक्त पे काम देता है। अभी देखिए 4 महीना काम नहीं हुआ तो जो रखा हुआ पैसा है वही काम दे रहा है ना। उसी तरह से अगर एक दिन आपको भोजन नहीं मिला तो कौन काम देगा आपको? यही ऊर्जा का सिक्का काम देगा। अब जब कई दिन नहीं मिलता है तो हमें कमजोरी आने लगती है, क्योंकि वो पैसे खत्म हो जाते हैं, वो ऊर्जा का सिक्का समाप्त हो जाता है, तो फिर हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम बीमार पड़ जाते हैं और ठीक से भोजन नहीं करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि एटीपी जो है, जब हमारी ऊर्जा किसी चीज में खत्म हो जाती है तो एडीपी में बदल जाती है। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए ट्राई मीन्स 3, इसमें 3 फास्फेट मूलक हैं। जब एक फास्फेट मूलक निकल जाएगा तो वो एडीपी में बदल जाता है, और जब एडीपी में बदल जाता है तो हमें फिर से भोजन की आवश्यकता होती है, और जब फिर से ऑक्सीडेशन होता है तो फिर ये एडीपी एटीपी में बदल जाता है, और उसको हम ये ऊर्जा के सिक्के के रूप में रखते हैं कोशिका के अंदर, जो वक्त पड़ने पर काम देता है और हमारे जैव रासायनिक क्रियाओं में काम देता है। ये जितनी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसका लिखित मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया है, और उसमें तमाम तरह के आपको प्रश्न भी मिल जाएगा। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन में अंतर, दहन और श्वसन में अंतर, एटीपी का क्या कार्य है। और आपको बता दें कि ये पूरा प्रश्न भी आता है, 7 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, और ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में भी अंतर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग इस पूरे को बनाइएगा और बना करके लिखिएगा, पूरा मैंने उसमें डाल दिया है, ठीक है। अब आ जाइए मानव में श्वसन। मानव में श्वसन के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसमें बाहरी एक नाक होती है जिसमें नासा द्वार होता है। उस नासा द्वार के द्वारा जब हम सांस लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, तो वह कहाँ पहुंचती है? हमारे नासा द्वार के द्वारा ग्रसनी में पहुंचती है। देखिए ये ग्रसनी है, ग्रसनी में पहुंचती है, और ग्रसनी के द्वारा यह श्वास नली में आती है। श्वास नली यहाँ पर 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी। इधर दोनों फेफड़े हैं और दोनों फेफड़ों में अलग अलग ये जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। अब ये श्वसनी जब फेफड़ों में पहुंचती है तो क्या होती है? अन्य ब्रांचेज में विभाजित हो जाती है, माने और तमाम महीन महीन ब्रांचेज हो जाती हैं, जिसको श्वसनिका कहते हैं। ये श्वसनिकाएं लास्ट में एक गुब्बारे जैसी संरचना में आ जाती हैं, जिसको हम कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका। कूपिका के अंदर तमाम जो उसकी सतह होती है ना, गुब्बारे जैसी संरचना, उस पर रक्त की केशिकाएं होती हैं, तमाम तरह की रक्त की केशिकाएं होती हैं, जो ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को विसरित करने का कार्य करती रहती हैं, और उसके लिए जब गुब्बारे जैसी संरचना होती है तो स्थान मिलने लगता है, उसको ज्यादा जगह मिलने लगता है। इस तरह से ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है? हमारे कूपिकाओं में, और कूपिकाओं के द्वारा ये ऑक्सीजन अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? ये जो रक्त है, रक्त में हमारे हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को ले लेता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों के इन केशिकाओं कूपिकाओं से ले लेता है। उस समय इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, चूंकि रक्त में हीमोग्लोबिन रहता है, तो वह रक्त के साथ कहाँ पहुंचता है? रक्त मीन्स आपका जो खून है या ब्लड है, उसके साथ आपकी कोशिकाओं में पहुंचता है, और कोशिकाओं में पहुंचकर वो ऑक्सीजन को वहां पर छोड़ देता
है। ठीक, अब जब ऑक्सीजन को वहां पे छोड़ देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके भोजन का मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और उस वक्त जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, मैंने बताया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर वो ऑक्सीजन ले लेता है, खाली नहीं लौटता है, वो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। उस समय उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ आता है, फिर से फेफड़े में पहुंच जाता है। मतलब पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके कहाँ पहुंच जाता है, वो फेफड़े में पहुंच जाता है। और फेफड़े में इन्हीं कूपिकाओं के द्वारा जो है वो छोड़ दी जाती है, श्वसनिका और श्वसनिका छोड़ दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो निःश्वसन के द्वारा हम पुनः वापस वातावरण में छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारी ये श्वसन क्रिया, मानव में श्वसन क्रिया पूरी होती है, जिससे कि ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग जैव रासायनिक क्रियाओं में किया जाता है। और देखिए यहाँ पे ये हमने कूपिका का थोड़ा सा बड़ा चित्र भी बना दिया है। यहाँ पे गिच पिच हो जाता है, बहुत ज्यादा रहती है ना, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये श्वसनिका है। श्वसनिका में ये देखिए गुब्बारे जैसी संरचना है जिसे कूपिकाएं कहते हैं। ठीक, तो हम समझते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा, और समझ करके इसको पूरा आप लोग अपनी कॉपी में लिख डालिए। और लिख करके आपको हमने लिखित में भी दे दिया है, सारा पूरा पेज ही आपने दे दिया है, जहां से कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसकी भी फोटो मैंने डाल दी है, समझा भी दिया है। हम समझते हैं आपने अच्छे से समझा भी होगा, और इसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये बनाने को भी आता है। ये 4 नंबर में इस चित्र को, ऐसे हमने कहा था ना सारे तंत्रों का चित्र, तो ये है मानव का श्वसन तंत्र। अभी पाचन तंत्र पढ़ाया था, ये श्वसन तंत्र। तो अब हम समझते हैं कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, और गृह कार्य को अच्छे से पूरा करके इसको तैयार कर लेंगे। एकदम मत सोचिए कि हम घर बैठे हैं तो मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसको अच्छे से तैयार करिए, तैयार करके इसको आप चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर में अलग से भी आता है। थैंक यू।